नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक 20 और 21 मई को जयपुर में। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कल जयपुर आएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों को पर्यावरण प्रदूषण कम करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज कान फिल्म महोत्सव में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया। और आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। प्रदेश के संग्रहालयों में प्रदर्शनी सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। संशोधनों का उद्देश्य जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अधिक फीड स्टॉक को अनुमति देना, पेट्रोल में इथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को अगले साल 1 अप्रैल तक आगे बढ़ाना और देश में जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति में नए सदस्यों को शामिल करने और विशिष्ट मामलों में जैव ईंधन के निर्यात की अनुमति देने का भी प्रस्ताव संशोधन में शामिल है। मंत्रिमंडल ने होल्डिंग और मूल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडल को उनकी किसी भी सहायक इकाइयों और संयुक्त उद्यमों में हिस्सेदारी के विनिवेश या बंद करने की प्रक्रिया की सिफारिश करने के अधिकार के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के होल्डिंग और मूल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश हिस्सेदारी की बिक्री के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने के लिए वैकल्पिक तंत्र को अधिकार देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। सरकारी ई मार्केट प्लेस जीईएम, कॉमन सर्विस सेंटर, ई गवर्नेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और डाक विभाग ने सरकारी खरीद में अंतिम स्तर के खरीदारों, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को शामिल करने के लिए आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जीईएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीके सिंह, कॉमन सर्विस सेंटर, ई गवर्नेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार राकेश और डाक विभाग के पार्सल निदेशालय के मुख्य महाप्रबंधक अजय कुमार रॉय ने नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। देश भर में लगभग 4,50,000 सामान्य सेवा केंद्रों और लगभग 1,50,000 डाकघरों को अंतिम स्तर के सरकारी खरीदारों, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं की सहायता के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक 20 और 21 मई को जयपुर में आयोजित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 मई को बैठक का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने आज जयपुर में पत्रकारों को बताया कि बैठक में संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर आएंगे। सभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, सभी मोर्चों के अध्यक्ष तथा सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी सहित कुल 136 पदाधिकारी बैठक में भाग लेंगे। बैठक में हर बूथ पर पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजना और उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाकर घर घर पहुंचाने पर चर्चा होगी। बैठक में कुल 4 सत्र होंगे। 21 मई को संगठन मंत्रियों की बैठक होगी।
कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती महिला मरीज की आंख चूहे द्वारा कुतरने के मामले में आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पीड़ित महिला से अस्पताल में मिले और परिजनों से घटना के बारे में जानकारी ली। उनके साथ विधायक कल्पना राजे और संदीप शर्मा भी थे। श्री बिरला ने स्ट्रोक यूनिट वार्ड में मरीज महिला की कुशलक्षेम पूछी। उन्होंने चिकित्सकों से महिला को दिए जा रहे इलाज की जानकारी ली। श्री बिरला ने कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है और इसमें लापरवाही बरतने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा मंत्री को खुद यहां आकर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेना चाहिए। लकवाग्रस्त महिला पिछले 45 दिनों से स्ट्रोक यूनिट के आईसीयू में भर्ती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों को पर्यावरण प्रदूषण कम करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मानवाधिकार आयोग ने विशेषज्ञों के साथ सलाह मशविरा करने के बाद ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग के अनुसार वर्तमान में भारत गंभीर वायु और जल प्रदूषण का सामना कर रहा है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। आयोग के अनुसार ये मानवाधिकारों का हनन भी है। आयोग ने पर्यावरण से जुड़े नियमों के उल्लंघन और प्रदूषण बढ़ाने वालों को सजा देने, वाहन प्रदूषण कम करने और पर्यावरण कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने को कहा है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने आज भरतपुर के नदबई में जन सुनवाई की और संबंधित विभाग के अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। लोगों ने बिजली, पानी, अतिक्रमण, सड़क और पुलिस से संबंधित शिकायतें की। जन सुनवाई के दौरान नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, जिला परिषद के सीईओ सुशील कुमार, पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। श्री मीणा ने लोगों की समस्याओं के जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया। प्रॉब्लम्स आई हैं, कुछ मुकदमों की है, कुछ नामांकन से संबंधित है, कुछ सड़कों की है। तो जो भी हमने मौके पर निस्तारण की कोशिश की है कि वही मौके पर निस्तारण हो। कुछ इंक्रोचमेंट के हैं, उसके दिशा निर्देश दिए। तो हम चाहते हैं कि भाई जो आया है फरियादी, उसकी समस्या का समाधान हो मौके पर। और जहाँ विकास की कुछ बातें हैं कि भाई यहाँ पर ये रोड बननी है, यहाँ पर जीएसएस बनना है, या पानी की टंकी बननी है, या डीप बोर्ड लगना है, उसके लिए हम प्रस्ताव जो आए उन प्रस्तावों को देखेंगे और उनका भी समाधान कराएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे है कान फिल्म समारोह और मौसम संबंधी समाचार, लेकिन पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज कान फिल्म महोत्सव में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के पोस्टर का भी अनावरण किया। श्री ठाकुर ने भारत में विदेशी फिल्मों के निर्माण और शूटिंग के लिए $260,000 की सीमा के साथ 30% तक नकद सहायता की प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत में बनाई जाने वाली विदेशी फिल्मों के लिए 15% या अधिक भारतीय व्यक्तियों को काम पर रखने के लिए $65,000 की सीमा के साथ एक अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार भारत को फिल्म निर्माण और फिल्मों की शूटिंग के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। प्रदेश के लोक कलाकार मामे खान ने फ्रांस में अपनी लोक कला का प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया है। जैसलमेर जिले के ये कलाकार मामे खान फ्रांस में आयोजित हो रहे 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में भारत के लिए रेड कार्पेट पर चलने वाले पहले लोक कलाकार बन गए हैं। मामे खान ने आज फिल्म समारोह में भारतीय पैवेलियन के उद्घाटन के मौके पर भी संक्षिप्त प्रस्तुति दी।
country of honor, रुतबो पायो पधारो मारे जी देश जी केसरिया बाल में आओ सब पधारो हिंदुस्तान। मामे खान जैसलमेर के मांगणियार समुदाय से हैं। ये समुदाय अपने लोक संगीत के लिए जाना जाता है। बचपन से ही वे संगीत के माहौल से घिरे रहे हैं और 12 साल की उम्र में ही इन्होंने अपना पहला म्यूजिक शो दिल्ली में इंडिया गेट पर किया था। मामे खान कई फिल्मों में पार्श्व गायन भी कर चुके हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कान फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर चलकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाने के लिए मामे खान को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि श्री मामे खान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस प्रख्यात फिल्म महोत्सव में ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय लोक कलाकार बने हैं। ये सबके लिए गर्व की बात है। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। संग्रहालयों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का विषय है संग्रहालयों की शक्ति। प्रदेश के संग्रहालयों में इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। भरतपुर के डीग संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम में सेवानिवृत्त सूबेदार मान सिंह और डॉक्टर महेंद्र सिंह अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान डीग महल में निबंध, चित्रकला और वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। विद्यार्थियों को डीग के जल महल और संग्रहालय दिखाए गए। उन्हें भरतपुर के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई। अलवर के संग्रहालय में अतिथि झरोखे से अलवर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बीकानेर में गंगा राजकीय संग्रहालय में आज से 5 दिन की प्रदर्शनी शुरू हुई। सवाई माधोपुर के राजीव गांधी प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में निबंध प्रतियोगिता और व्याख्यान का आयोजन हुआ। अजमेर में रेल संग्रहालय में आगंतुकों को रेलवे की समृद्ध विरासत से अवगत कराने के लिए निःशुल्क प्रवेश दिया गया। इस मौके पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में 25 बच्चों ने भाग लिया। लगभग 400 लोगों ने रेल म्यूजियम को देखा। आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार की पूर्व महानिदेशक बिमला भल्ला का आज नई दिल्ली में लोधी रोड शवदाह में अंतिम संस्कार किया गया। उनका कल निधन हो गया था। भारतीय सूचना सेवा की अधिकारी श्रीमती भल्ला ने नवंबर 1990 से सितंबर 1992 तक आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक के रूप में कार्य किया। वे सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों में विभिन्न पदों पर भी रहीं। और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। जोधपुर और बीकानेर संभाग में अगले 3 दिन तक और भरतपुर, जयपुर तथा कोटा संभाग के जिलों में 19 और 20 मई को लू चलने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 21 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तरी पश्चिमी भागों में आंधी और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से आयोजित 62वां राज्य स्तरीय केंद्रीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर कल से सिरोही के माउंट आबू में शुरू होगा। इसमें करीब 400 खिलाड़ियों को 20 दिन तक एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, तीरंदाजी और क्रिकेट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक 20 और 21 मई को जयपुर में होगी। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कल जयपुर आएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों को पर्यावरण प्रदूषण कम करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज कान फिल्म महोत्सव में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया। और आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। प्रदेश के संग्रहालयों में प्रदर्शनी सहित विभिन्न कार्यक्रम हुए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।